सवित्री के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब उसने फर्श पर लगे उस टूटे हुए पत्थर को उठाया। नीचे एक गहरा काला गड्ढा था जो सीधा जमीन के अंदर जाता था। मोमबत्ती की थराती हुई रोशनी नीचे उतारी और उसने वो देखा जो नामुमकिन था। 3 पुराने लोहे के संदूक जिन पर मोती जंजीरें बंधी थी, जले हुए कागज, मिट्टी पर कुछ गहरे धब्बे और सामने वाली दीवार पर किसी ने पत्थर से खुराच कर एक अजीब सा निशान बनाया था, एक उल्टा क्रॉस और उसके चारों तरफ लिखे हुए नंबर्स जो किसी पुरानी तारीख जैसे लग रहे थे। अगर मुझे पता होता कि इस वीराने में क्या छुपा है, सवित्री ने दबी हुई आवाज में कहा, तो मैं उस रात ही अपने बच्चों को लेकर भाग जाती। लेकिन तभी दरवाजे पर 3 जोरदार धक्के लगे। बम बम बम। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मोमबत्ती अचानक बुझ गई। सवित्री बिल्कुल अंधेरे में खड़ी थी और बाहर से भारी कदमों की आवाज आ रही थी जो घर को घेर रहे थे। कदमों में गुस्सा था, ताकत थी। सवित्री देवी की उम्र 32 साल थी, लेकिन दुख ने उसे वक्त से पहले ही बुढ़ा कर दिया था। वो अभी हाल ही में विधवा हुई थी और उसके शरीर पर नील के निशान अभी भी ताजा थे, जो उसकी नानद ने उसे धक्का देकर घर से निकालते वक्त दिए थे। लेकिन कहानी आगे बढ़ाने से पहले कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस शहर से या किस गांव से हमारी कहानी सुन रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं। और अगर आपको ऐसी रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम बिना डरे सच्चाई आप तक लाते रहें। सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। बस 3 हफ्ते पहले ही उसका पति रमेश शहर में एक इमारत बनाते वक्त मलबे के नीचे दबकर मर गया था। उसके ससुराल वालों ने तहरावी का भी इंतजार नहीं किया। उसकी नानद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर धक्का दे दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अब तू इस खानदान का हिस्सा नहीं है, निकाल जा यहां से अपनी इन मनहूस औलादों को लेकर। सवित्री बिल्कुल अकेली थी। माँ बाप तभी मर गए थे जब वो 17 साल की थी। न कोई परिवार, न पैसा। सिर्फ उसके 3 बच्चे थे। 11 साल का दीपक, 7 साल का मोहा और 4 साल की नन्ही सुमन। उसके पास सिर्फ वो पैसे थे जो उसे अपना मंगलसूत्र बेचकर मिले थे, सिर्फ 5,000 रुपए। इतने पैसों में उसे सिर्फ एक ही चीज मिल सकी, राजस्थान के बॉर्डर के पास रेगिस्तान के बीच में बनी एक पुरानी टूटी हुई हवेली जो सदियों से बैंड पड़ी थी। सवित्री ने जमीन के कागज बनवाते वक्त पटवारी से कहा था कि वो इस अंधेरे वीराने में रह लेगी, लेकिन गांव में रोज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। पटवारी ने तरस खाते हुए मुस्कुराकर कहा था, मैडम, पिछले 30 साल से वहां कोई नहीं रहा है। अब सवित्री को समझ आ रहा था कि क्यों। जब वो शाम को वहां पहुंचे थे तो वो हवली रेगिस्तान की तपती धूप में किसी लाश जैसा दिख रही थी। खिड़कियों पर लकड़ी के फत्ते थुके हुए थे। दरवाजा टेढ़ा होकर एक कब्जे पर लटक रहा था। तेज हवा चल रही थी और रेत दीवारों से टकरा रही थी जैसे हजारों उंगलियां खुरच रही हो। छोटी सुमन सवित्री के पीछे चुप गई और बोली, मां, यहां से गंदी बदबू आ रही है। वहां सच में सड़ी हुई लकड़ी, गीली मिट्टी और कुछ पुरानी चीजों की बदबू थी, कुछ ऐसा जो बहुत लंबे वक्त से बंद था। सवित्री ने धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर धूल का समंदर था, न कोई फर्नीचर, न कोई सामान, सिर्फ लकड़ी का चून चून करता फर्श और दीवारों से गिरता हुआ प्लास्टर। उसने फैसला किया कि वो पहली रात बीच वाले आंगन के कमरे में गुजारेंगे। उसने वही पुरानी रजाइयां बिछा दी जो वो अपने साथ लाई थी। तीनों बच्चे एक दूसरे से सटकर लेट गए। बस के लंबे सफर से वो बुरी तरह थक चुके थे। दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, क्या हम यहां रहेंगे? उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सवित्री ने जवाब दिया, हां बेटा, अब यही हमारा घर है। हालांकि ये बोलते हुए उसे खुद झूठ जैसा लग रहा था। उसने एक मोमबत्ती जलाई और उसे कमरे के बीच में रख दिया। वो छोटी सी लोही थी जो उन्हें रेगिस्तान के उस घने अंधेरे से बचा रही थी। बच्चे तो जल्दी सो गए, लेकिन सवित्री की आंखों से नींद गायब थी। यूं अजीब आवाजें आ रही थी। हवा की आवाज तो थी ही, लेकिन कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो जमीन के नीचे से आ रहा था। एक लगातार आवाज, जैसे कोई नीचे चल रहा हो, धीमे और भारी कदम। सवित्री घबराकर उठ बैठी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने सोते हुए बच्चों को देखा और फिर फर्श को देखा। वो घुटनों के बल बैठी और अपनी हथेली जमीन पर रखी। फर्श गर्म था, यह नामुमकिन था। रेगिस्तान की रातें बर्फ जैसी ठंडी होती हैं, सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, लेकिन वहां कमरे के बिल्कुल बीच में जमीन से एक अजीब सी गर्माहट निकाल रही थी। तभी उसे एक कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई चीज या कोई इंसान ठीक
उसके पैरों के नीचे रेंग रहा हो। सवित्री ने अपनी सांस रोक ली। कंपन रुक गया। उसने 10 तक गिनती गिनी। कुछ नहीं हुआ। शायद यह सिर्फ उसका वहम था, थका और डर का असर था। वो वापस रजाई में जाने ही वाली थी कि अचानक मोमबत्ती बुझ गई, बिना हवा के, बिना किसी वजह के। अंधेर ने उसे निकाल लिया। मां। मोहन की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। वो डर कर रोने लगा था। मुझे डर लग रहा है, और चुप हो जा मेरा बच्चा, मैं यही हूं। सवित्री ने अंधेरे में ताटोल कर माचिस ढूंढी और एक तीली जलाई। उस छोटी सी रोशनी में उसे मोहन का डरा हुआ चेहरा दिखा, और कुछ और भी। फर्श का वो पत्थर जहां उसे गर्मी महसूस हुई थी, अब थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जैसे नीचे से किसी ने उसे धक्का दिया हो। सवित्री माचिस लेकर वहां गई। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि पत्थर ढीला हो चुका था। जब उसने पैर से दबाया तो वो हिल रहा था। उसने मोहन से कहा, अपने भाई बहन के साथ रहो। उसने अपने बग से वो पुराना चाकू निकाला जो वो आते वक्त रसोई से उठा लाई थी। उसने चाकू की नोक को पत्थर के किनारे में फंसाया और जोर लगाया। एक अजीब सी आवाज के साथ वो पत्थर हट गया। उस गड्ढे से जो बदबू निकली वो किसी थप्पड़ की तरह सवित्री के चेहरे पर लगी। गीली मिट्टी, जुंग लगा लोहा और कुछ सड़ने की बू। उसने दोबारा मोमबत्ती जलाई और उसे गड्ढे के पास ले गई। और तभी उसने वो जंजीरें देखी, जूते के डिब्बे के बराबर के टीन लोहे के संदूक, जिन पर मोती जंजीरें लपटी हुई थी। उन पर ढेर सारा जुंग लगा हुआ था, जाले हुए कागज रख की तरह नीचे बिखरे थे। और मिट्टी की दीवार पर किसी ने वो निशान बनाया था, एक उल्टा क्रॉस, और उसके चारों तरफ लिखा था 1995, साल 1994, ठीक 30 साल पहले। सवित्री ने अपना हाथ जंजीरों की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उस ठंडे लोहे को छूने ही वाली थी कि तभी बाहर दरवाजे पर वो धक्का लगा। बम बम बम। सवित्री घबरा गई और मोमबत्ती उसके हाथ से गिरकर बुझ गई। तीनों बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। दरवाजे पर लगातार धक्के लग रहे थे। आवाज और तेज और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। कौन है वहां? सवित्री अंधेरे में चिल्लाई। उसके हाथ में वो पुराना चाकू था जो बुरी तरह कांप रहा था। पहले सन्नाटा छाया, फिर एक भारी और गुस्से से भरी मर्दाना आवाज आई, मैडम, वो संदूक तुम्हारे नहीं है, और अगर तुम अपनी और इन बच्चों की भलाई चाहती हो तो उस गड्ढे को अभी बैंड कर दो, और जो तुमने देखा है उसे भूल जाओ। सवित्री ने अपने बच्चों को अंधेरे में गाले से लगा लिया। ये मेरा घर है, मेरे पास इसके कागज हैं, मैं इसकी मालिक हूं। दरवाजे के उस पार से एक रूखी और दरवानी हंसी सुनाई दी। कागजों का क्या करोगी अगर सुबह का सूरज ही नहीं देख पाई? यह हावली 30 साल पहले एक पूरे परिवार को निकाल गई थी। एक और परिवार को खाने में इसे वक्त नहीं लगेगा। उस आदमी के कदमों की आवाज अब घर के चारों तरफ घूमने लगी, धीमे, भारी और नापे तुले कदम। सवित्री सुन सकती थी कि वो कैसे बैंड खिड़कियों को हिलाकर देख रहा था, कैसे वो लकड़ी के फत्तों को खींच रहा था अंदर आने का रास्ता ढूंढने के लिए। और तभी उस खुले हुए गड्ढे के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जो ना हवा की थी न लकड़ी की। वो एक कमजोर और बहुत दूर से आती हुई आवाज थी, जैसे जमीन की गहराई से कोई बोल रहा हो। उस आवाज ने फुसफुसाया, सवित्री। सवित्री का खून जम गया। उसने तुरंत अपने तीनों बच्चों को धक्का दिया और कमरे के सबसे दूर वाले कोने में ले गई, उस गड्ढे से जितना दूर हो सके। दीपक ने मोहन और सुमन को पकड़ रखा था और वो उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा था। सवित्री ने हिम्मत करके उस टूटे हुए पत्थर को वापस गड्ढे पर खिसका दिया। उसके हाथ इतना कांप रहे थे कि पत्थर उससे संभाल नहीं रहा था। बाहर कदमों की आवाज अभी भी आ रही थी। वो घर का चक्कर लगा रहा था, एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार को घेर रहा हो। सवित्री सुन सकती थी कि वो आदमी, क्योंकि उसके भारी बूटों की आवाज से साफ था कि वो कोई मार्ड है, लगातार खिड़कियों को बजा रहा था, कोई कमजोर कड़ी ढूंढ रहा था। मां, दीपक ने धीरे से पूछा। वो कौन है? सवित्री के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी उंगली होंठों पर रखी और उन्हें बिल्कुल चुप रहने का इशारा किया। अंधेरे में सिर्फ आवाजें ही थी जो उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़ रही थी, और जो वो सुन रहे थे वो बेहद डरावना था। वो आदमी जा नहीं रहा था, वो वहीं बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बीते, शायद 20 मिनट। वक्तदार की वजह से बहुत लंबा लग रहा था। आखिरकार कदमों की आवाज दूर जाने लगी। सवित्री ने सुना कि कुछ दूरी पर एक जीप का इंजन स्टार्ट हुआ, फिर वो गाड़ी दूर चली गई। अब वहां कुछ नहीं था,
सिर्फ रेगिस्तान की हवा जो दीवारों से टकरा रही थी। लेकिन सवित्री अपनी जगह से हिली नहीं। उसने मोमबत्ती नहीं जलाई। वो वही कोने में अपने बच्चों को दबोचे बैठी रही और सुबह होने का इंतजार करती रही। बच्चे आखिरकार थक हार कर सो गए और उससे चिपक गए। लेकिन सवित्री एक पल के लिए भी अपनी आंखें बैंड नहीं कर पाई, क्योंकि उस बैंड गड्ढे के नीचे से उसे अभी भी आवाजें आ रही थी। इस बार कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन एक खुराचने की आवाज आ रही थी, लगातार, हल्का हल्का, जैसे कोई नीचे से अपने नखूनों से लकड़ी को खुरच रहा हो। और वो बदबू, वो मिठी और सड़ी हुई बदबू दरारों से निकालकर पूरे कमरे में फैल गई थी, जैसे कोई चीज वहां बहुत लंबे वक्त से मरी पड़ी हो। जब सुबह की पहली किरण दीवारों की दरारों से अंदर आई, तब जाकर सवित्री ने चैन की सांस ली। बच्चे उठे तो उनकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। सुमन अपनी मां से चिपक गई और कुछ नहीं बोली। मोहन कांप रहा था। दीपक, जो सबसे बड़ा था, खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सवित्री उसकी आंखों में दर्द देख सकती थी। मां, वो क्या था? वो आदमी कौन था? दीपक ने भारी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन आज हम पता लगाएंगे। सवित्री खड़ी हुई। रात भर अकड़ कर बैठने की वजह से उसका पूरा बदान दुख रहा था। वो उस बैंड खिड़की के पास गई और लकड़ी के फत्तों के बीच से बाहर झांका। दूर तक सिर्फ रेगिस्तान फैला हुआ था, रेत सूखी झड़ियां और वो कुच्छा रास्ता जो वापस गांव की तरफ जाता था, जो यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर था। और वहां निशान थे, पूरे घर के चारों तरफ बड़े और भारी बूतों के निशान थे। सवित्री ने घबराहट में थूक निकला। वो कोई बुरा सपना नहीं था, कोई सच में वहां आया था, कोई ऐसा जिसे पक्का पता था कि इस घर के फर्श के नीचे क्या दफन है। कपड़े पहनो, उसने बच्चों को हुक्म दिया। हम गांव जा रहे हैं। क्यों? दीपक ने पूछा। खाना लाने के लिए और जवाब मांगने के लिए। 5 किलोमीटर का वो सफर रेगिस्तान की धूप में बेहद मुश्किल था। सवित्री ने सुमन को अपनी पीठ पर उठा रखा था, जबकि दीपक और मोहन उसके साथ साथ रेत में पैर घसीटते हुए चल रहे थे। सुबह के 9 बजे ही गर्मी जानलेवा हो गई थी। सवित्री महसूस कर सकती थी कि धूप उसकी पतली साड़ी को चीरते हुए उसकी चमड़ी जला रही है। आखिरकार उन्हें दूर से गांव दिखाई दिया। मिट्टी और पत्थर के बने छोटे घर, टीन के छत, कुछ ही सड़कें। ये बॉर्डर के पास बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग खेती और इधर उधर के काम करके गुजारा करते थे। सवित्री सीधा गांव के बीच बनी एक किराने की दुकान पर गई। जब वो अंदर गए तो दरवाजे पर लगी घंटी बजी। दुकान के अंदर मसलोन और सबून की मिली जुली महक थी। काउंटर के पीछे एक 7 साल की औरत बैठी थी, जो सूखी लकड़ी जैसी दुबली थी। उसके बाल बिल्कुल सेफ थे और एक टाइट चूड़े में बंधे थे। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो सब कुछ जान लेती हो। रम राम। सवित्री ने काउंटर के पास जाकर कहा, मुझे कुछ सामान चाहिए, चवाल दाल आंता, जो भी जरूरी हो। वो बुजुर्ग औरत चुपचाप उसे देखती रही। एक अजीब सी खामोशी थी। फिर उसकी नजर बच्चों पर गई, उनकी आंखें कब्दों पर और उनके चेहरों पर लिखी थकान पर। तुम वही हो ना जिसने वो पुरानी शर्मा हवेली खरीदी है? उस औरत ने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। सवित्री हैरान होकर बोली, हां, पर आपको कैसे पता? इस गांव में सबको सब पता होता है। उस औरत ने जवाब दिया और सवित्री का मांगा हुआ सामान निकालने लगी। मेरा नाम रुक्मिनी है, 40 साल से यह दुकान चला रही हूं। रुक्मिनी आगे झुकी और अपनी आवाज धीमी कर ली, हालांकि दुकान में और कोई नहीं था। देखो बेटी, तुम भाली औरत लगती हो और तुम्हारे साथ छोटे बच्चे हैं, इसलिए बता रही हूं। वो हवेली शपित है, वहां कुत्ते भी नहीं जाते। 30 साल से वो ऐसे ही खाली नहीं पड़ी है। अगर तुम समझदार हो तो अपने बच्चों को लेकर यहां से चली जाओ, इससे पहले कि दोबारा रात हो जाए। सवित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। क्यों? वहां क्या हुआ था? सवित्री ने घबरा कर पूछा। रुक्मिनी काकी ने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे ये तसल्ली कर रही हो कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर उसने बताना शुरू किया। 30 साल पहले वहां शर्मा परिवार रहता था। अशोक शर्मा, उसकी बीवी गीता और उनकी 2 जुड़वा बेटियां। अशोक धंधे में बहुत तेज था, शायद जरूरत से ज्यादा तेज। लोग कहते थे कि बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान से उसका कुछ लेन देन था। पैसा आता था जाता था, लेकिन हिसाब किसी को नहीं पता था। तो उनके साथ क्या हुआ? सवित्री ने पूछा, हालांकि उसका दिल जवाब सुनने से डर रहा था। वो चारों गायब हो गए, रातों रात। घर में सब कुछ वैसे का वैसा था।
मेज पर खाना परोसा हुआ था, अलमारी में कपड़े टंगे थे। बस लोग गायब थे, जैसे हवा में धुआं हो गए हो। पुलिस आई, जयपुर से बड़े अफसर आए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, ना लाशें ना कोई सबूत। लेकिन किसी को तो कुछ पता होगा, सवित्री ने जिद की। रुक्मिणी ने सारा सामान एक थैली में डाला और धीमी आवाज में बोली, सबको शक है कि यह ठाकुर बलदेव सिंह का काम था। वो अशोक का साझेदार था, लेकिन कोई कुछ साबित नहीं कर पाया। बलदेव सिंह यहां का भगवान है। जमीन, पैसा, पुलिस से सब उसकी जेब में है, और जब कोई उसके रास्ते में आता है तो उसका अंजाम बुरा होता है। ठाकुर बलदेव सिंह, ये नाम सुनते ही सवित्री के दिमाग में घंटी बजी। यूं पक्का यकीन था कि कल रात जो आदमी उसके घर के बाहर था वो यही था। वो दिखता कैसा है? सवित्री ने पूछा। रुक्मिणी की आंखें फैल गई। लंबा है, चौड़ा सीना है, करीब 55 साल का होगा अब। हमेशा सेफ्ट कुर्ता और पगड़ी पहनता है। उसके गाल पर एक गहरा जख्म का निशान है जो उसे जवानी में किसी लड़ाई में मिला था। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम उससे मिली थी? सवित्री ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो मुझे कहां मिलेगा? पगाल मत बनो, रुक्मिणी ने तनाव में कहा। उस आदमी को ढूंढने का मतलब है मौत को बुलाना। अगर यूं पता चल गया कि तुम उस हवली में हो। रुक्मिणी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसकी आंखों में खौफ आ गया। तभी दुकान के दरवाजे पर लगी घंटी बजी। सवित्री घूमकर पीछे मुड़ी। एक लंबा और हत्ता कत्ता आदमी दरवाजे पर खड़ा था, जिससे रास्ता ब्लॉक हो गया था। सेफड कुर्ता, सर पर लाल पगड़ी और गाल पर वो गहरा जख्म। उसकी आंखें सवित्री पर ऐसे तिकी थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तोल रहा हो। ठाकुर बलदेव सिंह आ चुका था। तो तुम हो वो? ठाकुर ने अपनी भारी और रौबदार आवाज में कहा। मेरी हवेली की नई किराएदार। वो हवेली मेरी है। सवित्री ने अपनी आवाज को मजबूत रखने की कोशिश की। मैंने उसे खरीदा है। मेरे पास सरकारी कागज हैं। ठाकुर हंसा, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं, सिर्फ क्रूरता थी। उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और एक कदम आगे बढ़ाया। मैडम, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, इन बच्चों के बिना। उसकी नजर दीपक, मोहन और सुमन पर गई, जो डर के मारे अपनी मां के पीछे छुपे थे। बुरा होगा अगर मां की बेवकूफी की सजा इन मासूमों को भुगतनी पड़े। रुक्मिणी काउंटर के पीछे से बोली, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। ठाकुर साहब, ये मेरी दुकान है और ये मेरी ग्राहक है। जो कहना है यही कहिए, वरना जाइए यहां से। ठाकुर ने उसे घृणा से देखा। चुप कर बुधिया, ये तेरा मामला नहीं है। इस गांव में जो कुछ भी होता है वो मेरा मामला है, रुक्मिणी ने पलट कर जवाब दिया। ठाकुर 2 कदम चलकर काउंटर के पास आया और झुककर रुक्मिणी को घूरा। रुक्मिणी डर गई और पीछे हट गई। ठाकुर ने धीरे से लेकिन साफ शब्दों में कहा, उस हवेली के नीचे जो दफान है उसे दफान ही रहने दो। समझ गई। अगर तुमने वो देखा है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था तो उसे भूल जाओ, क्योंकि अगर तुमने सवाल पूछना शुरू किया या वहां खुदाई कि तो मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारा और इन बच्चों का हाल वही होगा जो शर्मा परिवार का हुआ था। जमीन में इतना गहरा गादूंगा कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। सवित्री का खून ठंडा पड़ गया, लेकिन दार के साथ साथ उसके अंदर एक आग भी जल उठी। बरसों से वो लोगों की लात खती आ रही थी, अब और नहीं। आपने उन्हें मारा था, सवित्री ने कहा। यह कोई सवाल नहीं था, इल्जाम था। ठाकुर कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर जोर से हंसा। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने बस ये सुनिश्चित किया कि कुछ राज राजी रहे। अगर तुम समझदार हो तो कल दोपहर तक अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहां से चली जाओगी। ठाकुर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जाते जाते वो रुका और बिना पीछे मुड़े बोला, उसके बाद अगर तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को कुछ हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। दरवाजा बंद हुआ और दुकान में एक भारी सन्नाटा छा गया। रुक्मिणी काउंटर से बाहर निकली। वो बुरी तरह कांप रही थी। बेटी, मेरी बात मानो, चली जाओ यहां से, आज ही निकल जाओ। मैं तुम्हें खाना दूंगी, बुस का किराया भी दूंगी, बस चली जाओ। सवित्री ने अपने बच्चों को देखा। दीपक बड़ी उम्मीद से अपनी मां को देख रहा था। मोहन चुपचाप रो रहा था। सुमन ने वापस अपना अंगूठा चूसना शुरू कर दिया था, जो डर की निशानी थी। वो कहां जाएंगे? उनके पास कुछ नहीं था, कोई नहीं था। वो टूटी हुई हवेली ही उनकी दुनिया थी। मैं नहीं जा सकती, सवित्री ने आखिरकार कहा। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। रुक्मिणी ने अपनी आंखें बैंड कर ली, जैसे उसने कोई मौत की खबर सुन ली हो। जब उसने आंखें खोली तो उनमें एक नई चमक थी। तो फिर मेरे साथ आओ, तुम्हें किसी से मिलना चाहिए,
कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन हमें अभी जाना होगा, इससे पहले कि ठाकुर को पता चले। रुक्मिणी ने दुकान पर बैंड का बोर्ड लगाया और उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर ले गई। वो तंग गलियों से होते हुए गांव के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। रुक्मिणी ने दरवाजे पर 3 बार खटखटाया। दरवाजा खुला और 81 साल की बुजुर्ग औरत बाहर आई। वो उम्र के बोझ से झुकी हुई थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखें मोतियाबिंद की वजह से धुंधली थी। लेकिन जब उसने सवित्री की तरफ देखा तो लगा जैसे वो उसके आर पार देख रही हो। दे मां रुक्मिणी ने अदब से कहा, इन्होंने वो हवली खरीदी है। ठकुर ने इन्हें धमकी दी है। इन्हें सच जानना जरूरी है। बुधिया ने सवित्री को गौर से देखा, फिर धीरे से सर हिलाया और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। झोपड़ी के अंदर अगरबत्ती और जड़ी बूटियों की तेज महक थी। दिए की रोशनी में दीवारों पर अजीब परछाइयां बन रही थी। दैमा ने उन्हें एक पुरानी खाट पर बैठने को कहा और खुद अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गई। तो तुम्हें वो संदूक मिल गए, दैमा ने बिना किसी भूमिका के कहा। सवित्री चौंक गई। आपको कैसे पता? क्योंकि गीता शर्मा ने मेरी मदद से ही उन्हें वहां छुपाया था, दैमा ने जवाब दिया। उनके गायब होने से ठीक 2 दिन पहले। दैमा ने बताना शुरू किया। गीता रोते हुए मेरे पास आई थी। वो बहुत डरी हुई थी। उसने बताया कि उसके पति अशोक को ठाकुर बलदेव के बारे में कुछ बहुत खौफनाक पता चला था। उसके पास सबूत थे। सबूत कागजात जो ये साबित करते थे कि ठाकुर सिर्फ खेती नहीं करता बल्कि बॉर्डर पार से नशा और हथियार लाता है। करोड़ों का धंधा था। अशोक ने सब कुछ लिख कर रखा था। सोचा था कि यह जानकारी उनकी सुरक्षा करेगी, लेकिन वो गलत था। ठाकुर को पता चल गया। दैमा अपनी कुर्सी पर आगे पीछे झूलने लगी। ठाकुर ने फैसला कर लिया था कि अशोक पुलिस के पास जाए उससे पहले ही उसे खत्म कर देगा। लेकिन गीता समझदार थी। उसने वो सबूत घर के फर्श के नीचे छुपा दिए, जंजीरों से बांध दिया। उसने मुझसे कसम ली थी कि अगर कभी कोई उन्हें ढूंढ ले तो मैं उन्हें सच बताऊंगी। तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई? सवित्री ने पूछा। दैमा कड़वाहट से हंसी। पुलिस बेटी, इस गांव का थानेदार ठाकुर के टुकड़ों पर पलता है और जो ईमानदार हैं वो डर के मारे चुप है। मैंने एक बुधिया हूं, मेरी बात कौन मानता? लेकिन अब सबूत है, सवित्री ने जोर देकर कहा। अगर उन संदूकों में वही है जो आप कह रही हैं, तो आपके पास वो है जो ठाकुर पिछले 30 साल से ढूंढ रहा है। दाए मां ने बात काटी। जिसके लिए उसने पूरे परिवार को मार डाला और जिसके लिए वो तुम्हें भी मार देगा अगर तुम सावधान नहीं रही। सवित्री को लगा जैसे उसके कंधों पर पहाड़ टूट पड़ा हो। मुझे क्या करना चाहिए? दैमा आगे झुकी, उनकी धुंधली आंखें सवित्री पर जम गई। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं बेटी। या तो अभी इसी वक्त यहां से भाग जाओ, उस हवेली को भूल जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना, या फिर उन संदूकों को खोलो, उनके अंदर जो है उसे संभालो और इस गांव से बाहर किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हारी मदद कर सके। कोई ऐसा जिसे ठाकुर खरीद ना सके। कौन है ऐसा? जोधपुर में सीबीआई की एक ऑफिसर है, इंस्पेक्टर अंजलि वर्मा। वो बॉर्डर पर होने वाली तस्करी के खिलाफ कई सालों से लड़ रही है। अगर तुम वो सबूत उन तक पहुंचा दो तो वो कुछ कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें तेजी दिखानी होगी। ठाकुर ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा। रुक्मिणी ने सवित्री के कंधे पर हाथ रखा। मैं इंस्पेक्टर अंजलि का नंबर निकाल सकती हूं, लेकिन दाई मां सही कह रही हैं। जो करना है आज रात ही करना होगा, इससे पहले कि ठाकुर अपने गुंडों को भेजे। सवित्री ने अपने बच्चों को देखा। दीपक उसे भरोसे से देख रहा था, एक ऐसा भरोसा जो शायद सवित्री के पास खुद भी नहीं था। मैं करूंगी, सवित्री ने फैसला किया। मैं वो संदूक खोलूंगी और सारा सच बाहर लाऊंगी। दैमा ने खुशी से सर हिलाया। तो फिर ये रखो। उन्होंने एक कपड़े में लिपटी हुई चीज आगे बढ़ाई। सवित्री ने उस खोला तो उसमें एक पुरानी चांदी की माला और एक तबीज था। ये गीता का है। आखिरी बार जब मैं उससे मिली थी उसने मुझे दिया था। कहा था कि अगर कोई उसके राज को खोलेगा तो उसे सुरक्षा की जरूरत होगी, सिर्फ ठाकुर से नहीं बल्कि उन चीजों से भी जो उन जंजीरों में कैद हैं। बुधिया की बातों ने सवित्री की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। इसका क्या मतलब है? दाई मां वापस अपनी कुर्सी पर लेट गई। गीता ने उन संदूकों को सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बंधा था बेटी। यूं से डर था कि उनमें से क्या निकाल सकता है। इस दुनिया में कुछ चीजें दफन ही अच्छी लगती हैं, और कभी कभी जब तुम मुर्दों के राज खोदते हो तो तुम उनकी आत्माओं को भी जगा देते हो। सूरज ढलने के बाद वो लोग घर वापस लौटे।
सवित्री ने अपने बचे हुए आखिरी पैसों से एक बड़ी बैटरी वाली टॉर्च और दरवाजे के लिए एक नया ताला खरीदा था। अगर उन्हें वहां एक और रात गुजरनी थी तो कम से कम ठकुर इतनी आसानी से अंदर न आ सके। बच्चे दारे हुए थे और भूखे भी। सवित्री ने मिट्टी के पुराने चूल्हे पर थोड़ी सी लकड़ियां जलाई और खिचड़ी बनाई। उन्होंने जमीन पर बैठकर खामोशी में खाना खाया। अंधेरा होते ही सवित्री ने तीनों को पास बुलाया। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात मैं कुछ बहुत खतरनाक करने वाली हूं, लेकिन यह हम सब के लिए जरूरी है ताकि हमारा आने वाला कल सुरक्षित हो सके। दीपक, तुम सबसे बड़े हो। तुम्हें अपने भाई बहन का ध्यान रखना है। उस गड्ढे के पास मत आना, समझे? दीपक ने हां में सर हिलाया। वो बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। रात के 10 बजे जब बच्चे गहरी नींद में सो गए, सवित्री उस बैंड गड्ढे के पास गई। उसने वो पत्थर हटाया। गीली मिट्टी और जुंग की बदबू तेजी से बाहर आई। उसने टॉर्च जलाई और नीचे झांका। वो तीनों संदूक वही थे, जंजीरों में जकड़े हुए। गले में गीता शर्मा का दिया हुआ तबीज पहने हुए सवित्री उस गड्ढे में उतर गई। उसके पैर सख्त जमीन पर पड़े। ये जगह ऊपर से देखने में छोटी लगती थी, लेकिन नीचे काफी जगह थी। ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं था, बल्कि एक सुरंग की शुरुआत थी जो आगे अंधेरे में जा रही थी। लेकिन वो पहले संदूक के सामने घुटनों पर बैठी। जंजीर इतनी पुरानी थी कि पत्थर की 2 चोटों से ही टूट गई। उसने ढक्कन खोला। अंदर पुराने नोट के बंडल थे। कुछ इंडियन करेंसी थी और कुछ अमेरिकन डॉलर जो वक्त के साथ पीले पड़ गए थे। उनके नीचे एक मोटी सी डायरी थी। सवित्री ने कांपते हाथों से डायरी खोली। यह किसी मार्ड की लिखाई थी। तरीखे, नाम, रस्ते सब कुछ साफ साफ लिखा था। 15 दिसंबर 1974 ठकुर बलदेव सिंह ने बॉर्डर पार से आए हुए 2 किलो हेरोइन की शिपमेंट ली। पेमेंट 2 लाख रुपए। जगह पुराना शिव मंदिर। पन्ना दर पन्ना, साल दर साल। अशोक शर्मा ने ठकुर के हर काले धंधे का हिसाब लिखा था। यह सबूत काफी था। ठकुर को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए यह डायरी काफी थी। सवित्री ने दूसरा संदूक खोला। इसमें और भी कागजात थे। तस्वीरें थी, धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज जिनमें ठाकुर बलदेव हथियार बांड आदमियों के साथ खड़ा था और नोट गिन रहा था। और फिर तीसरा संदूक। जब सवित्री ने उसे खोला तो उसकी चीख गले में ही अटक गई। उसमें कोई कागज नहीं थे। उसमें हड्डियां थी, किसी छोटे बच्चे की हड्डियां, और साथ में एक छोटी बच्ची का लहू से सना हुआ फ्रॉक जिस पर अभी भी उसके नाम के पहले अक्षर कड़े हुए थे। PS पूजा शर्मा। सवित्री ने घबराकर ढक्कन छोड़ दिया। ठाकुर ने सिर्फ उन्हें मारा नहीं था, बल्कि उन्हें उनके ही घर के नीचे दफन कर दिया था। और गीता ने मरने से पहले सबूतों को इस उम्मीद में छुपा दिया था कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा। सवित्री ने वो डायरी और कुछ तस्वीरें अपने ब्लूज में छुपाई। यूस वहां से निकालना था। यूस ये सबूत दुनिया को दिखाने थे। लेकिन तभी उसके सर के ठीक ऊपर एक आवाज आई। घर के अंदर कदमों की आहट। लेकिन ये उसके बच्चों के हल्के कदम नहीं थे। ये भारी बूटों की आवाज थी जो सीधा उस गड्ढे की तरफ आ रही थी जहां वो छुपी थी। सवित्री ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे ने उसे घेर लिया। वो मिट्टी की दीवार से सटकर खड़ी हो गई। ऊपर कोई ठीक गड्ढे के किनारे पर खड़ा था। वो उनकी भारी सांसें सुन सकती थी। मुझे पता है तू वहीं नीचे है, एक नई आवाज आई। यह ठाकुर की आवाज नहीं थी। यह किसी नौजवान गुंडे की आवाज थी। ठाकुर साहब ने कहा था कि तू नहीं मनेगी। सवित्री ने अपनी सांस रोक ली। ऊपर उसके बच्चे थे। हे भगवान, वो लोग अकेले थे। मां। दीपक की चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। सवित्री ने एक थप्पड़ की आवाज सुनी और फिर मोहन और सुमन के रोने की आवाज। उसके अंदर कुछ टूट गया। डर की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। उन्हें हाथ मत लगाना, सवित्री नीचे से चिल्लाई। वो बच्चे हैं। ऊपर से एक क्रूर हंसी सुनाई दी। तो फिर बाहर निकाला। जो कुछ भी मिला है लेकर ऊपर आ जा। शायद ठाकुर साहब रहम खा ले। सवित्री जानती थी कि यह झूठ है। अगर वो ऊपर गई और सबूत दे दिए तो ठाकुर उन सबको मार देगा। वो कोई गवाह नहीं छोड़ेगा। यूं से जल्दी सोचना था। उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो गई थी। उसने उस छोटी सुरंग को देखा जो गड्ढे से आगे जा रही थी। यूस नहीं पता था कि वो कहां निकलती है, लेकिन वही उसका आखिरी रास्ता था। उसने डायरी को कस के पकड़ा और सुरंग में रेंगना शुरू किया। रास्ता बहुत तंग था। उस करवट लेकर अपनी कोहनियों के बल आगे बढ़ना पड़ रहा था। चट इतनी नीची थी कि उसका सर बार बार टकरा रहा था। हवा में घुतान थी और वही सड़ी हुई बदबू। ऊपर से आवाजें आ रही थी।
वो लोग आपस में बात कर रहे थे। अगर वो बाहर नहीं आती तो हम इसे यही दफा कर देंगे। लाओ वो केरोसिनी का डब्बा, इस हवेली को जला दो। आग लगेगी तो चूहिया अपने आप बिल से बाहर आएगी। और बच्चों का क्या? एक सन्नाटा। फिर जवाब आया, ठाकुर का ऑर्डर है, कोई गवाह नहीं बचना चाहिए। सवित्री ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया ताकि वो चीख ना पड़े। वो तेजी से सुरंग में आगे बढ़ी। मिट्टी में दबे हुए पत्थर और कांटे उसके शरीर को चील रहे थे। उसके हाथ कुछ अजीब चीजों से टकराए, पुराने कपड़े और हड्डियां। हे रम, यहां और भी लाशें थी। सुरंग थोड़ा दाई तरफ मुड़ी और ऊपर की तरफ जाने लगी। सवित्री बढ़ती गई। अपने दाढ़ को भूलकर उसे बाहर निकालना था, अपने बच्चों को बचाना था। आखिरकार काफी देर रेंगने के बाद उसका सर किसी सख्त चीज से टकराया। लकड़ी। उसने हाथ से टटोला। ये एक छोटा दरवाजा था जो जमीन में बना था, शायद कोई पुराना चोर रास्ता। उसने उसे धक्का दिया। वो नहीं हिला। ऊपर से भरी था। उसने जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से एक ऐसी आवाज आई जिसने उसकी रूह कंपा दी। आग की लपटों की आवाज। उन्होंने घर में आग लगा दी थी। धुआं अब सुरंग में भरने लगा था। सवित्री ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी के दरवाजे पर घूसा मारा। एक बार, दो बार। लकड़ी चटकने लगी। उसने आखिरी बार अपनी ममता की सारी ताकत समेत कर धक्का दिया और दरवाजा टूट गया। वो लुढ़कते हुए बाहर निकली और सूखी घास पर गिरी। वो घर के पीछे वाले हिस्से में थी जहां एक टूटा हुआ तबेला था। वो लड़खड़ा कर खड़ी हुई। रात का आसमान आग की लाल रोशनी से चमक रहा था। हवेली की चट लपटों में घिरी हुई थी। दीपक, मोहन, सुमन। वो चिल्लाई और घर के सामने की तरफ भागी। वहां जो नजरा था उस देखकर वो जम गई। दो आदमियों ने उसके बच्चों को पकड़ रखा था। दीपक छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक आदमी ने उसका हाथ मरोड़ रखा था। मोहन और सुमन रो रहे थे और वहां उनके सामने ठाकुर बलदेव सिंह खड़ा था। वो बड़े सुकून से देख रहा था कि कैसे वो हवेली और उसके सारे राज आग में जालकर राख हो रहे थे। वो रही एक आदमी चिल्लाया। ठाकुर घूमा। आग की रोशनी में उसका चेहरा किसी शैतान जैसा लग रहा था। उसके गाल का जख्म और भी गहरा दिख रहा था। वो धीरे धीरे सवित्री की तरफ बढ़ा। बड़ी जिद्दी है तू, ठाकुर ने सर हिलाते हुए कहा। मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता था अगर तू चुपचाप चली जाती, लेकिन नहीं, तुझे तो मुर्दों को जगाना था। सवित्री पीछे हटी। पुलिस को सब पता है, उसने झूठ बोला। मैंने उन्हें सबूतों की कॉपी भेज दी है। अगर हमें कुछ हुआ तो तुम नहीं बचोगे। झूठी ठाकुर ने अपनी कमार से बंदूक निकाली। अगर तूने ऐसा किया होता तो तू यहां खड़ी होकर तमाशा नहीं देखती। जो मिला है वो मुझे दे, अभी। सवित्री हिली नहीं। डायरी उसके ब्लाउज में छुपी थी। मुझे मार दो, उसने कहा, लेकिन बच्चों को जाने दो। उन्होंने कुछ नहीं देखा। ओले कि उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है, ठाकुर ने कहा। उन्होंने मेरे आदमियों को देखा, इस आग को देखा, और बच्चे जुबान के कच्चे होते हैं। मैं रिस्क नहीं ले सकता। उसने बंदूक सीधा सवित्री के सर पर तान दी। आखिरी मौका दे रहा हूं, सबूत मुझे दे वरना मैं सबसे चौथी वाली से शुरू करूंगा। एक आदमी ने सुमन को बालों से पकड़ा। बखी दाढ़ से चीख पड़ी। दीपक ने उसे बचाने के लिए लात मारी, लेकिन दूसरे आदमी ने उसे पेट में घूसा मारा। दीपक जमीन पर गिर गया और सांस लेने के लिए तड़पने लगा। ठीक है, सवित्री चिल्लाई। ठीक है, मैं देती हूं, बस उन्हें छोड़ दो। उसने धीरे से अपने ब्लाउज में हाथ डाला। उसने वो डायरी निकाली और उस हवा में ऊपर उठाया ताकि ठाकुर उस देख सके। ठाकुर की आंखों में ललाच चमक उठा। लाओ इधर। सवित्री ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और तभी एक ऐसी आवाज आई जिसने सब कुछ बदल दिया। दूर से आती हुई पुलिस के सिरिंग की आवाज, तेजी से पास आती हुई। ठाकुर का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसकी सारी हेगड़ी गायब हो गई। ये तूने क्या किया? सवित्री मुस्कुराई। पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। रुक्मिणी काकी ने इंस्पेक्टर अंजलि को फोन कर दिया था। वो बस आती ही होंगी। ये झूठ था, किसी ने फोन नहीं किया था। लेकिन सवित्री को ठाकुर का ध्यान भटकाना था, और उसका दान वो काम कर गया। गाड़ी में बैठो ठाकुर अपने आदमियों पर चिल्लाया, जल्दी। आदमियों ने बच्चों को धक्का दिया और जीप की तरफ भागे। ठाकुर पीछे हता, बंदूक अभी भी सवित्री पर तानी हुई थी। ये यहां खत्म नहीं हुआ है, उसने धमकी दी। मैं तुझे ढूंढ लूंगा। वो जीप में कूदा और गाड़ी तेजी से रेट उड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन वो सिरेन असली नहीं थे।
वो गांव का पुराना फायर अलार्म था जो आग की लपटें देखकर किसी ने बजा दिया था। कोई पुलिस नहीं आ रही थी, कोई नहीं आ रहा था। सवित्री भागकर अपने बच्चों के पास गई। उन्हें इतने जोर से गले लगाया कि उनकी सांसें अटक गई। दीपक अब फूट फूट कर रो रहा था, सारा दार बाहर निकाल रहा था। सब ठीक है, सवित्री ने बार बार कहा, हालांकि वो जानती थी कि यह झूठ है। सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं था। हवेली अब पूरी तरह आग की लपटों में घिरी थी। आग 5 मीटर ऊपर तक जा रही थी और उसके साथ वो नानी पूजा शर्मा की हड्डियां और वो फ्रॉक भी जल रहा था। सारा सबूत राख बन रहा था। सवित्री ने अपने हाथ में पकड़ी उस डायरी को देखा। कम से कम ये बच गई थी। चलो यहां से, उसने बच्चों से कहा। हमें निकालना होगा। वो लोग सड़क की तरफ भागे। अभी वो मुश्किल से 100 कदम ही चले होंगे कि उन्हें इंजन की आवाज सुनाई दी। सवित्री पलटी और उसका दिल बैठ गया। ठाकुर की जीप वापस आ रही थी, सीधा उनकी तरफ, तेज रफ्तार में। हेडलाइट की रोशनी ने उन्हें अंधा कर दिया। वो भागे नहीं थे, वो बस घूमकर वापस आए थे ताकि कोई जिंदा ना बचे। सवित्री ने बच्चों को रास्ते से धक्का दिया और जीप उनके बिल्कुल पास से रेत उड़ती हुई निकली। गाड़ी ने ब्रेकें लगाया और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। ठाकुर नीचे उतरा। अब उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था, सिर्फ खून करने का जुनून था। तुझे लगा तो उस सिरेन से मुझे उल्लू बना लेगी। मुझे 2 सेकंड लगे ये समझने में कि कोई पुलिस नहीं आ रही, तो अब मैं इसे वैसे ही खत्म करूंगा जैसे मुझे शुरू में करना चाहिए था। उसने बंदूक उठाई। इस बार कोई धमकी नहीं थी, वो गोली चलाने वाला था। सवित्री अपने बच्चों के सामने खड़ी हो गई, अपने हाथ फैला दिए जैसे उसका शरीर गोलियों को रोक लेगा। भगवान के लिए उसने फुसफुसाया, मत करो। ठाकुर की उंगली ट्रिगर पर कसी और तभी रेगिस्तान के अंधेरे से एक परछाई निकली। वो रुक्मिनी थी और वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कम से कम 20 गांव वाले अंधेरे से बाहर आए। मर्द, औरतें, बुजुर्ग, सबके हाथों में लथियान और मशालें थी। सबकी नाजरें ठाकुर पर थी। वो बंदूक नीचे फेंक दो, ठाकुर, रुक्मिनी ने कड़ी आवाज में कहा। खेल खत्म हो गया है। ठाकुर घूमा और हैरानी से रुक्मिनी को देखा। क्या? दैमा ने हमें सब बता दिया है। रुक्मिनी ने आगे बढ़ते हुए कहा, शर्मा परिवार के साथ तुमने क्या किया यह अब पूरा गांव जानता है और हम सब गवाह हैं। हम सब ने देखा है कि तुम कैसे इस औरत और इसके बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे थे। तुम लोग कुछ नहीं जानते। ठाकुर ने गुस्से में थूका, और किसी अनपढ़ गवार की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं यकीन करूंगी। एक नई आवाज आई। भीड़ के बीच से एक 40 साल की औरत बाहर निकली। उसने जीन्स और जैकेट पहन रखी थी। हाथ में सरकारी पिस्टल थी जो सीधा ठाकुर के सीने पर तानी थी। मैं इंस्पेक्टर अंजाली वर्मा हूं, सीबीआई। उसने अपना परिचय दिया। मैं पिछले 5 साल से तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी, ठाकुर बलदेव सिंह, और लगता है इस बहादुर औरत ने मुझे सब कुछ थाली में परोस कर दे दिया है। सवित्री को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रुक्मिनी ने सच में फोन किया था। वो सच में मदद लेकर आई थी। ठाकुर ने चारों तरफ देखा। वो घिर चुका था। उसके आदमियों ने जीप से उतरने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें घेर लिया था। इतने सारे लोगों के सामने वो हथियार निकालने की हिम्मत नहीं कर सके। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, ठाकुर ने कहा, हालांकि अब उसकी आवाज में वो पहले जैसा दुम नहीं था। सवित्री ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपने ब्लाउज से वो डायरी निकाली और जेब से वो तस्वीरें। उसने उन्हें ऊपर उठाया ताकि सब देख सकें। ये रहे सबूत। 30 साल के काले धंधे, 30 साल के खून, सब कुछ लिखा है इसमें। अशोक शर्मा ने तुम्हारे मारने से पहले सब कुछ लिख दिया था। इससे पहले कि तुमने उनकी बीवी को मारा, उनकी बच्चियों को मारा और उन्हें अपने ही घर के नीचे दफा कर दिया जैसे वो कूदा हो। भीड़ में एक सनसनी फैल गई। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। इंस्पेक्टर अंजाली ने सवित्री के हाथ से वो कागजात लिए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने जल्दी से पन्नों को पलटा। हर पन्ने के साथ उनकी आंखें बड़ी होती गई। हे भगवान, उन्होंने बुड़बुड़ाया, ये तो काफी है। इस पर तो 100 मुकदमे चैलेंज, स्मगलिंग, हवाला हत्या। उन्होंने ठाकुर की तरफ देखा। बलदेव सिंह, मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूं। ठाकुर अंजाली की बात पूरी होने से पहले ही घूमा और अंधेरे रेगिस्तान की तरफ भागा। रुको वरना गोली मार दूंगी, अंजाली चिल्लाई। ठाकुर नहीं रुका। इंस्पेक्टर ने हवा में एक गोली चलाई। थाइन। आवाज रात के सन्नाटे में गूंज गई। ठाकुर लड़खड़ाया, लेकिन वो भागता रहा और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गया। मैं और फोर्स बुलाती हूं।
संदिग्ध पैदल भाग रहा है दक्षिण दिशा में, अंजलि ने अपने वायरलेस पर कहा। ठाकुर के आदमियों ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के मर्दों ने उन्हें दबोच लिया। वो अब कहीं नहीं जा सकते थे। इंस्पेक्टर अंजलि सवित्री के पास आई। तुम ठीक हो? बच्चे ठीक हैं? सवित्री ने हाँ में सर हिलाया। वो अभी भी सदमे में थी। रुक्मिणी ने मुझे 2 घंटे पहले फोन किया था, इंस्पेक्टर ने बताया। मैं जोधपुर से जितनी जल्दी हो सका आई। रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से देर हो गई, लेकिन जब मैं गांव पहुंची तो रुक्मिणी ने आधे गांव को इकट्ठा कर लिया था। ये औरत कमाल है। रुक्मिणी आई और उसने सवित्री के कंधे पर हाथ रखा। मैं किसी और को मरने नहीं दे सकती थी। अगले आधे घंटे में और पुलिस की गाड़ियां वहां आ गई। ठाकुर के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर अंजलि ने उस डायरी के हर पन्ने की फोटो ली, हर तस्वीर को संभाल कर रखा। बचाव दल रास्ते में है। इंस्पेक्टर ने सवित्री से कहा, वो तुम्हारे घर की खुदाई करेंगे। अगर शर्मा परिवार के अवशेष अभी भी वहां हैं तो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उन्हें सम्मान से विदा करेंगे। सवित्री ने वहां देखा जहां उसका घर था, उसकी दुनिया की इकलौती पूंजी। अब वहां सिर्फ राख थी और सुलगते हुए अंगारे थे। और हम उसने पूछा, हम कहां रहेंगे अब? रुक्मिणी ने उसे गले लगा लिया। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे साथ रहोगी। मेरे घर में 2 कमरे खाली हैं। वो कोई महल नहीं है, लेकिन तुम्हारा है। दैमा भीड़ के बीच से आई, अपनी लाठी के सहारे चलती हुई। उन्होंने सवित्री के हाथ अपने झुर्रीदार हाथों में लिए। गीता अब चैन की नींद सोएगी, उन्होंने कहा। और तुम मेरी बच्ची, तुम्हारे अंदर उससे कहीं ज्यादा हिम्मत है जितना तुम सोचती हो। तुमने अपने बच्चों को बचाया और एक ऐसे परिवार को इंसाफ दिलाया जो 30 साल से अपनी कब्र से चीख रहा था। सवित्री की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। दीपक ने उसे कमर से पकड़ लिया। मोहन और सुमान उसके पैरों से लिपट गए। वो बच गए थे। सब कुछ हार कर भी वो जीत गए थे। लेकिन जब भीड़ चटने लगी और इंस्पेक्टर अंजलि रेगिस्तान में ठाकुर की तलाश शुरू करने लगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोरे एक टीले के पीछे अंधेरे में छुपा हुआ ठाकुर बलदेव सिंह सब कुछ देख रहा था। वो भागा नहीं था, वो वहीं था। उसके हाथ में एक सैटेलाइट फोन था। उसने एक नंबर मिलाया। एक लंबा इंतजार। एक समस्या है, उसने कहा जब फोन उठा। सबूत बाहर आ गए हैं। 30 साल का धंधा सब लिखा हुआ है। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिससे ठाकुर मौत से भी ज्यादा डरता था। और जिस औरत ने उन्हें ढूंढा वो जिंदा है, पुलिस के साथ है। सन्नाटा। फिर हुक्म आया, इसे ठीक करो वरना हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। फोन कट गया। ठाकुर ने दूर गांव की रोशनी को देखा जहां सवित्री अपने बच्चों और गांव वालों के साथ खड़ी थी। वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं, खून था। जश्न मना ले मडाम, उसने अंधेरे में फुसफुसाया, क्योंकि ये जीत बहुत चोटी होने वाली है। वो घुमा और रात के अंधेरे ने उसे निकाल लिया। रेगिस्तान ने उसे छुपा लिया जैसे वो कोई भूत हो। और गांव में सवित्री ने सोचा कि बुरा वक्त बीत गया है। उसे नहीं पता था कि असली बुरा सपना तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि ठाकुर बलदेव सिंह सिर्फ एक गांव का गुंडा नहीं था, वो एक बहुत बड़ी शतरंज का प्याड़ा था। और अब जब सवित्री ने पूरी बिसात देख ली थी तो वो लोग उसे मिटाए बिना नहीं रुकने वाले थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने सवित्री को रुक्मिणी के चोते से आंगा में बैठे हुए पाया। बच्चे अंदर कमरे में जमीन पर गद्दे बिछाकर सो रहे थे। सवित्री ने पूरी रात आंख नहीं झपकाई थी। जब भी वो आंखें बैंड करती उसे ठाकुर की बंदूक दिखाई देती, यूं वो धमकी सुनाई देती, सोई नहीं ना। रुक्मिणी की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो तो कब चाय लेकर आई थी। एक सवित्री को दी। नहीं सो पाई, सवित्री ने मान लिया। गरम चाय से उसके हाथों को सुकून मिला। जब भी आंख बैंड करती हूं वही मंजर दिखता है। जानती हूं रुक्मिणी उसके पास सीढ़ियों पर बैठ गई, लेकिन तुम्हें आराम करना होगा। बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। सवित्री ने चाय की चुस्की ली। रुक्मिणी, तुमने ये क्यों किया? अपनी जान खतरे में डाली, पूरे गांव को खतरे में डाला, मेरे लिए। तुम तो मुझे जानती भी नहीं थी। बुजुर्ग औरत ने क्षितिज की तरफ देखा। 30 साल पहले जब शर्मा परिवार गायब हुआ मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता था कुछ गलत हुआ है, हम सब जानते थे, लेकिन हम दार गए थे और उस डर ने हमें गुनहगार बना दिया। वो सवित्री की तरफ घूमी। मैं वही गलती दोबारा नहीं करना चाहती थी। मैं चुपचाप बैठकर एक और शैतान को एक और परिवार खत्म करते हुए नहीं देख सकती थी।
इससे पहले कि सवित्री कुछ कहती उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई दी। दोनों चौंकाना हो गई। सवित्री खड़ी हो गई, अंदर भागने के लिए तैयार, लेकिन ये इंस्पेक्टर अंजाली की सरकारी जीप थी। इंस्पेक्टर गाड़ी से उतारी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। वर्दी पर धूल थी और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे। शायद वो भी नहीं सोई थी। नमस्ते, इंस्पेक्टर ने पास आकर कहा। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूं सवित्री जी? सवित्री ने हाँ में सर हिलाया। रुक्मिणी समझदारी से अंदर चली गई ताकि वो अकेले में बात कर सके। हमें ठाकुर नहीं मिला, अंजाली ने सीधा कहा। उसे रेगिस्तान के चोर रास्तों का पता है। वो अब तक सीमा पार करके पाकिस्तान भी जा सकता है या कहीं भी छुप सकता है। सवित्री के पेट में मरोड़ उठी। तो वो अभी भी आजाद है? हाँ, लेकिन अच्छी खबर भी है। मैंने पूरी रात उस डायरी को पढ़ा है। ये सोने की खान है। हम ठाकुर को बॉर्डर पर काम करने वाले 5 बड़े गैंग्स से जोड़ सकते हैं। कुछ ऑपरेशन तो आज भी चल रहे हैं। इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी से एक फाइल निकाली। मुझे इस पर आपके दस्तखत चाहिए। कल रात जो हुआ उसका बयान। आपने संदूक कैसे ढूंढे? उसमें क्या था? ठाकुर की धमकियां, सब कुछ। सवित्री ने कागज लिए। क्या इससे हम सुरक्षित हो जाएंगे? इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रही। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। ठाकुर बलदेव सिंह सिर्फ एक मोहरा है। इसके पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं, नेता, बड़े व्यापारी। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके राज बाहर आ गए हैं। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। आपका मतलब है मुझे पूरी जिंदगी डर कर जीना होगा? मेरा मतलब है कि यह मामला बहुत बड़ा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। किसी पर भरोसा मत कीजिए। गांव से बाहर अकेले मत जाइए। सवित्री ने कांपते हाथों से साइन किया। और कब तक ऐसे जीना होगा? हफ्ते लग सकते हैं, महीने भी। इंस्पेक्टर ने सवित्री के कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है यह नाइंसाफी है। आपने ये सब नहीं मांगा था। आप बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब आप एक गवाह हैं और वो लोग गवाहों को पसंद नहीं करते। इंस्पेक्टर ने गाली के कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक सादी गाड़ी में 2 पुलिस वाले हैं। वो 24 घंटे यहां रहेंगे। और बाद में क्या? सवित्री ने पूछा। जब ये सब खत्म होगा। मेरे पास ना घर है, ना पैसा, ना काम। इंस्पेक्टर ने जेब से एक लिफाफा निकाला। सरकार का एक फंड है पीड़ितों के लिए। ज्यादा नहीं है, बस 10,000 रुपए हैं, ताकि आप फिर से शुरुआत कर सकें। और जब ठाकुर की ज़यादत जब्त होगी तो आपको मुआवजा मिलेगा। सवित्री ने लिफाफा ले लिया। 10,000 रुपए। पिछले कई महीनों में उसने इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे, लेकिन ये खून से सने हुए लग रहे थे। शुक्रिया, उसने कहा, क्योंकि उसके पास 3 मुंह थे जिन्हें खाना खिलाना था। वो अभिमान नहीं दिखा सकती थी। अगले 3 दिन एक अजीब सी शांति में गुजरे। सवित्री रुक्मिणी के घर में ही रही। दीपक अब चुप चुप रहता था। वो घंटों आंगन में बैठकर आसमान को देखता रहता। मोहा को बुरे सपने आते और सुमन अपनी मां का पल्लू छोड़ती ही नहीं थी। गांव बदल गया था। सबको पता चल गया था क्या हुआ। कुछ लोग सवित्री को इज्जत से देखते, कुछ डर से, जैसे वो अपने साथ मुसीबत लाई हो। पुलिस वाले गली के कोने पर रहते, हर 12 घंटे में ड्यूटी बदलते। और हर रात सवित्री सोचती कि ठाकुर कहाँ है, वो क्या प्लान बना रहा है। चौथे दिन दय मां आई। उनके साथ एक आदमी था जिसे सवित्री ने पहले कभी नहीं देखा था। 50 साल का चश्मा लगाए हुए, किसी स्कूल मास्टर जैसा लग रहा था। सवित्री, ये वकील मेहता हैं, दय मां ने बताया। जोधपुर से आए हैं। वकील ने हाथ जोड़ा। सवित्री, देवी जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपने जो किया वो बहुत बहादुरी का काम था। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? सवित्री ने पूछा। वो सब रसोई में छोटी मेज के चारों तरफ बैठ गए। वकील मेहता ने अपने बैग से एक फिले निकाली। मैं यहां शर्मा परिवार की तरफ से आया हूं, खास तौर पर गीता शर्मा की बहन की तरफ से, जो जयपुर में रहती हैं। उन्होंने मुझे अपनी बहन की ज़यादत का काम सौंपा है। सवित्री को समझ नहीं आया, इसका मुझसे क्या लेना देना। वो जमीन जो आपने 5,000 में खरीदी थी, वो कानूनी तौर पर शर्मा परिवार की थी। जब वो गायब हुए तो ठाकुर ने फर्जीवादा करके उसे हड़प लिया था और बाद में सरकारी नीलामी दिखा दी थी, जो कि अब साबित हो चुका है कि गलत था। वकील ने कुछ कागज आगे बढ़ाए। मेरी क्लाइंट मिसेस रेणुका आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। आपने उनकी बहन और भतीजी को इंसाफ दिलाया। उन्हें वो शांति दी जिसका वो 30 साल से इंतजार कर रही थी। उपहार के तौर पर उन्होंने फैसला किया है कि वो जमीन कानूनी तौर पर आपके नाम कर देंगी
मुफ्त में, और वो नया घर बनाने का खर्चा भी उठाएंगी। सवित्री ने हैरानी से आंखें झपकाई। वो ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि आपने उन्हें वो दिया जो दौलत नहीं खरीद सकती, सच्चाई और उनके परिवार का अंतिम संस्कार। वकील ने पेन आगे बढ़ाया। यहां साइन कर दीजिए। आज से वो जमीन आपकी है और 6 महीने में वहां आपका नया घर होगा, पक्का मकान, आपका और आपके बच्चों का असली घर। सवित्री ने कागजों को देखा। आंसुओं की वजह से अक्षर धुंधले हो रहे थे। इतना खोने के बाद, इतना दुख झेलने के बाद आखिरकार कुछ अच्छा हो रहा था। उसने कांपते हाथों से साइन कर दिया। उस रात सवित्री ने पहली बार उम्मीद महसूस की। शायद अभी भी डर था, ठाकुर अभी भी बाहर था, लेकिन कम से कम अब उसके पास एक भविष्य था। वो उस छोटे कमरे में लेट गई जो रुक्मिणी ने उसे दिया था। एक हफ्ते में पहली बार उसने आंखें बांध की और गहरी नींद में सो गई। ये एक गलती थी। रात के 3 बजे एक तेज आवाज ने उसे जगा दिया। कांच टूटने की आवाज। चन आक। सवित्री झटके से उठ बैठी। उसका दिल गले में आ गया। उसने आंगन में भारी कड़मुन की आवाज सुनी। रुक्मिणी की दबी हुई चीख सुनाई दी, और फिर वो आवाज आई जिसे सुनने का दर्द हर पल था। सवित्री देवी ठाकुर बलदेव सिंह ने दरवाजे के उस पार से कहा, दरवाजा खोलो, वरना मैं तोड़कर अंदर आऊंगा और फिर तेरे बच्चों के पास जाऊंगा। सवित्री ने खिड़की की तरफ देखा। बहुत छोटी थी, वहां से निकालना नामुमकिन था। कमरे में कोई हथियार नहीं था। जो पुलिस वाले बाहर थे वो मर चुके हैं, ठाकुर ने बड़े आराम से कहा। मैंने कहा था ना, तेरे पास 48 घंटे हैं। वक्त खत्म हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सवित्री को समझ आ गया कि इस बार कोई चमत्कार नहीं होगा, इस बार कोई सिरे नहीं बजेगा। इस बार वो अकेली थी। दरवाजा खुला। ठाकुर बलदेव सिंह का विशाल शरीर दरवाजे पर खड़ा था। पीछे से आती हुई हल्की रोशनी में वो किसी काले साये जैसा लग रहा था। उसके दाहिने हाथ में वही बंदूक थी। खड़ी हो जा, उसने हुक्म दिया। सवित्री धीरे से खड़ी हुई। उसके पैर इतना कांप रहे थे कि वो गिरने ही वाली थी। रुक्मिणी कहां है? तुमने उसे क्या किया? जिंदा है अभी, रसोई में बांध रखा है तेरे पिल्लों के साथ। अगर तू सहयोग करेगी तो शायद मैं उन्हें जाने दूं। ठाकुर कमरे में अंदर आया और पीछे दरवाजा बैंड कर दिया। कॉपीज, मुझे पता है ट्यून उन कागजों की कॉपी बनाई है। कहां है वो? इंस्पेक्टर अंजाली के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ। ठाकुर ने 2 कदम में फासला तय किया और सवित्री का बाजू पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। अशोक बहुत होशियार था। अगर उसने वो संदूक छुपाए तो उसने कॉपी जरूर बनाई होगी। तूने यूज कहां छुपाया है? मुझे नहीं पता, मुझे बस वही मिला जो संदूक में था। ठाकुर ने उस दीवार पर पटक दिया कि उसके मुंह से शराब और तंबाकू की बदबू आ रही थी। तेरे पास 5 सेकंड है सच बोलने के लिए, वरना मैं तेरी सबसे छोटी बेटी को यहां लाऊंगा और हम देखेंगे कि जब वो चीखती है तो तू कितनी जल्दी बोलती है। 1, मैं कह रही हूं मुझे नहीं पता। 2, सवित्री ने आंखें बेंड कर ली। दीपक मोहन सुमन, उसने सब कुछ खो दिया था, अब और क्या बचा था। 3, और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। एक बच्चे की आवाज। मां। वो दीपक था और आवाज रसोई से नहीं बाहर आंगन से आ रही थी। ठाकुर घूमकर खिड़की की तरफ देखने लगा। यही वो पल था। सवित्री ने साइड टेबल पर रखा भारी पिताल का लोटा उठाया और पूरी ताकत से ठाकुर के सर पर दे मारा। ठाकुर लड़खड़ाया। वो पितल का लोटा सीधा उसके सर पर लगा था। उसकी बंदूक हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। सवित्री ने बिना एक पल गंवाए बंदूक की तरफ छलांग लगाई, लेकिन ठाकुर चोट लगने के बावजूद सवित्री से ज्यादा तेज निकला। उसने सवित्री का पैर पकड़ लिया और उसे बिस्तर के नीचे से खींच लिया। कुतिया ठाकुर गुर्राया। उसके सर से खून बहकर उसकी आंखों में आ रहा था। उसने सवित्री के ऊपर चढ़कर उसे जमीन पर दबा दिया। सवित्री ने अपने हाथ पैर चले। उसने ठाकुर के चेहरे पर नखूं मारे, लेकिन ठाकुर ने उसके गले पर अपने दोनों हाथ रख दिए और दबाना शुरू किया। मुझे ये 4 दिन पहले ही कर देना चाहिए था, ठाकुर ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी नाक से खून टपक कर सवित्री के चेहरे पर गिर रहा था। जब मैंने पहली बार तेरी मनहूस शक्ल देखी थी तभी तुझे मार देना चाहिए था। सवित्री सांस लेने के लिए तड़प रही थी। उसका गाला दबता जा रहा था। फब्दे जलने लगे थे।
कमरे में अंधेरा चाने लगा था और तभी रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक गोली की आवाज आई। थाई। ठाकुर का शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने नीचे देखा। उसके कुर्ते पर चटी के पास खून का एक बड़ा सा धब्बा फैलता जा रहा था। वो एक तरफ लुढ़क गया। सवित्री ने हाँफते हुए दरवाजे की तरफ देखा। वहां रुक्मिणी खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी दुनाली बंदूक थी जिसका धुआं अभी भी निकाल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा पक्का था। मेरे घर में अब और कोई खून नहीं बहेगा, रुक्मिणी ने तुती हुई आवाज में कहा। अब और नहीं। सवित्री रेंगते हुए ठाकुर से दूर गई। वो जोर जोर से खांस रही थी और अपने गले को सहला रही थी। ठाकुर जमीन पर पड़ा कर रहा था और अपने जख्मों को दबा रहा था। बच्चे, सवित्री ने मुश्किल से बोला। मेरे बच्चे कहाँ हैं? बाहर हैं, रुक्मिणी ने बताया। जब खिड़की टूटने की आवाज आई तो दीपक समझदारी से पिछले दरवाजे से भाग गया। वो सीधा पुलिस वालों के पास गया। लेकिन पुलिस वाले तो मर चुके हैं, ठाकुर ने कहा था। झूठ बोला था उसने। वो बस बेहोश थे। दीपक ने उन्हें जगा दिया। वो लोग आ रहे हैं। और जैसे ही रुक्मिणी ने यह कहा, बाहर सिरे की आवाज गूंज उठी। खिड़की से लाल और नीली रोशनी अंदर आने लगी। ठाकुर ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो वापस गिर पड़ा। ये यहां खत्म नहीं हुआ है, उसने खून थूकते हुए कहा। वो लोग आएंगे, तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए। वो कभी नहीं रुकेंगे। दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर अंजाली अपनी बंदूक लेकर अंदर आई। उनके पीछे 4 और कांस्टेबल थे। उन्होंने एक नजर में हालात समझ लिए। जमीन पर तड़पता हुआ ठाकुर, हाथ में बंदूक लिए, रुक्मिणी और दीवार से सती हुई सवित्री। एम्बुलेंस बुलाओ, इंस्पेक्टर चिल्लाई। 2 कांस्टेबल्स ने आकर ठाकुर को हथकड़ी लगाई और उसके जख्म पर कपड़ा बांधा। इंस्पेक्टर अंजाली सवित्री के पास आई। तुम ठीक हो? सवित्री ने हाँ में सर हिलाया, हालांकि सांस लेने में अभी भी तकलीफ हो रही थी। मेरे बच्चे बाहर हैं, सुरक्षित हैं। सवित्री दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो एक बार फिर बच गई थी, लेकिन ठाकुर के आखिरी शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो लोग आएंगे। जब पुलिस वाले ठाकुर को स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहे थे, इंस्पेक्टर अंजाली ने सवित्री को उठने में मदद की। मुझे तुमसे सच जानना है, इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में पूछा। जब तुम उस सुरंग में थी, क्या तुमने वहां कुछ और देखा था? कुछ ऐसा जो तुमने मुझे नहीं बताया? सवित्री ने माथा सिकोड़ा। आप क्या कहना चाहती हैं? अशोक शर्मा की डायरी में एक आखिरी बीमा का जिक्र है, कुछ ऐसा जिसे वो फाइनल इंश्योरेंस कहते थे। वो लिखते हैं कि उन्होंने सबूतों की एक कॉपी संदूक से अलग छुपाई थी, कुछ ऐसा जो ठाकुर के साथ साथ पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर सकता है। मैंने वहां और कुछ नहीं देखा, सवित्री ने कहा। सिर्फ वो 3 संदूक थे। इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा। ठाकुर आज रात यहां सिर्फ बदला लेने नहीं आया था, वो कुछ ढूंढ रहा था, कुछ खास। सोचो सवित्री, कोई ऐसी चीज जो वहां अजीब लग रही हो, कोई कागज, कोई चाबी। सवित्री ने आंखें बंद की। वो उस मंजर को याद करने लगी। संदूक, पुराने नोट, डायरी, तस्वीरें, और वो तीसरा संदूक, उसमें हड्डियां थी। और वो फ्रॉक था, नन्ही पूजा शर्मा का फ्रॉक। उस पर PS लिखा हुआ था, लेकिन उस फ्रॉक में कुछ और भी था। जब सवित्री ने उसे छुआ था तो किनारे पर कुछ कड़क महसूस हुआ था। उस वक्त वो लाशें देखकर इतनी डर गई थी कि ध्यान नहीं दिया। फ्रॉक, सवित्री ने धीरे से कहा। उस बच्ची के फ्रॉक की सिलाई में नीचे की तरफ कुछ छुपा हुआ था। मुझे लगा कोई बटन है या सजावट का तार, लेकिन वो अलग चमक रहा था। इंस्पेक्टर अंजाली सीधी खड़ी हो गई। वो फ्रॉक कहाँ है अब? जल गया, घर के साथ सब जल गया। इंस्पेक्टर ने अपने बालों में हाथ फेरा। अगर मेरा शक सही है तो अशोक शर्मा ने उस वक्त की सबसे नई तकनीक इस्तेमाल की थी, एक डिजिटल मेमोरी चिप। 1985 में ये चीजें नई थी और बहुत महंगी। अगर उसने सारे सबूत उस चिप में डालकर फ्रॉक में सिल दिए थे तो वो राख हो गया होगा, सवित्री ने निराशा से कहा। रुको। सवित्री को कुछ याद आया। आग ने सब कुछ नहीं जलाया था। वो हड्डियां एक लोहे के संदूक में थी। फ्रॉक भी उस संदूक के अंदर था। अगर लोहे के संदूक ने हड्डियों को बचा लिया तो शायद वो चिप भी बच गई हो। इंस्पेक्टर अंजलि ने तुरंत वायरलेस पर ऑर्डर दिया। मुझे अभी के अभी फॉरेंसिक टीम चाहिए, सवित्री के जाले हुए घर पर। हमें एक लोहे का बॉक्स ढूंढना है।
20 मिनट बाद सवित्री वापस वहीं खड़ी थी जहां कुछ दिन पहले उसका घर हुआ करता था। अब वहां सिर्फ काला मलबा था। सूरज निकलने वाला था और हल्की रोशनी में सब कुछ वीराना लग रहा था। यहां सवित्री ने इशारा किया। गड्ढा यहां था, बीच वाले कमरे में। 5 पुलिस वालों ने मिट्टी हटाना शुरू किया। धीरे धीरे सवित्री अपने बच्चों को लेकर एक तरफ खड़ी थी। रुक्मिणी भी उनके साथ आई थी, अभी भी घबराई हुई। 15 मिनट बीते, 30 मिनट। सवित्री की उम्मीद टूटने ही वाली थी कि एक पुलिस वाला चिल्लाया, मिल गया। उन्होंने मिट्टी से एक कला पड़ा हुआ टेढ़ा मेढ़ा लोहे का संदूक बाहर निकाला। गर्मी से वो पिघल गया था, लेकिन खुला नहीं था। उन्होंने बड़ी सावधानी से उसे खोला। अंदर हड्डियों के बीच वो जाला हुआ फ्रॉक रखा था। कपड़ा काला पड़ गया था, लेकिन पूरी तरह राख नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर अंजाली ने दस्ताने पहने और फ्रॉक के किनारे को ततोला, और वहां कपड़े की परत के बीच एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप मिला। वो थोड़ा जला हुआ था, लेकिन शायद अभी भी काम कर सकता था। हे भगवान, इंस्पेक्टर ने कहा, मिल गया। उन्होंने उसे एक प्लास्टिक के बग में डाला। इसे सीधा दिल्ली लब भेजना होगा। अगर इसमें डाटा बचा है तो यह सबूत ठाकुर के आकाओं को भी ले डूबेगा। उन्होंने सवित्री की तरफ देखा। तुमने बहुत अच्छा काम किया सवित्री, तुम्हारी वजह से आज हम। उनकी बात पूरी होने से पहले एक गोली की आवाज आई। इंस्पेक्टर अंजाली के कंधे से खून का फवारा निकला और वो गिर पड़ी। सब नीचे झुको, एक कांस्टेबल चिल्लाया। सवित्री ने तुरंत अपने बच्चों को जमीन पर गिरा दिया और उनके ऊपर लेट गई। रुक्मिणी एक जाली हुई दीवार के पीछे चिप गई। चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। ये एक गोली नहीं थी, ये पूरा हमला था। पुलिस वाले जवाब में गोलियां चला रहे थे, लेकिन वो खुले मैदान में थे। उन्हें छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। गाड़ियों के पीछे जाओ, अंजाली ने दर्द में कराहते हुए ऑर्डर दिया। पुलिस वाले पीछे हटने लगे। सवित्री अपने बच्चों को घसीटते हुए जीप की तरफ ले गई। वो लगभग पहुंच ही गए थे कि एक काले रंग की एसयूवी तेजी से आई और उनका रास्ता रोक दिया। उसमें से 5 आदमी उतरे। उन्होंने काले सूट पहन रखे थे और हाथ में ऑटोमेटिक राइफल्स थी। ये साधारण गुंडे नहीं थे, ये पेशेवर लोग लग रहे थे। उनका लीडर आगे आया और उसने बंदूक सीधा सवित्री के सर पर तान दी। वो चिप मुझे दे दो, उसने अंग्रेजी एक्सेंट में कहा। अभी। इंस्पेक्टर अंजाली, जो जमीन पर गिरी हुई थी, अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करने लगी। मत करना, उस आदमी ने चेतावनी दी। मुझे ऑर्डर है कि वो चिप किसी भी हाल में वापस लानी है। अगर तुम सहयोग करोगे तो जिंदा रहोगे, वरना। उसने सवित्री के बच्चों की तरफ देखा। ये पुलिस वाले नहीं हैं, एक कांस्टेबल ने दबी आवाज में कहा। ये प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हैं, लीडर ने ठंडे दिमाग से कहा। हमें बहुत मोटी रकम मिलती है सफाई करने की। आखिरी मौका, चिप दो। इंस्पेक्टर अंजाली ने सवित्री की तरफ देखा। उनकी आंखों में हार थी। उन्होंने अपनी जेब से वो प्लास्टिक का बग निकाला और उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। आदमी ने बग लिया, चिप को देखा और संतुष्टि से सर हिलाया। गुड। और तभी एक और गोली चली। वो आदमी वही ढेर हो गया। उसके माथे के बीच में एक छेद था। बाकी के 4 गुंडे घबरा गए। वो इधर उधर देखने लगे कि गोली कहां से आई। एक और गोली चली और दूसरा आदमी गिर गया। फिर तीसरा। कोई उन्हें 2 तीले से शिकार बना रहा था। जो 2 बचे थे वो घबरा कर अपनी एसयूवी की तरफ भागे। एक गाड़ी में बैठ गया, लेकिन दूसरा दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही मारा गया। एसयूवी तेजी से धूल उड़ाती हुई वहां से भाग गई। सन्नाटा छा गया। सवित्री अपने बच्चों को भींच कर बैठी रही। पुलिस वाले अब तीले की तरफ देख रहे थे। कौन है वहां, एक कांस्टेबल चिल्लाया। रेगिस्तान के एक सूखे तीले के पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ। वो करीब 7 साल का था, लंबा और दुबला। उसके हाथ में एक पुरानी शिकारी रिफले थी। वो हाथ ऊपर करके धीरे धीरे नीचे आया। गोली मत चलाना, उसने कहा। मैं मदद करने आया हूं। तुम कौन हो, अंजलि ने पूछा, जो अभी भी जमीन पर लेटी थी। मेरा नाम विक्रम है, उस आदमी ने कहा। मैं मोहनलाल का भाई हूं। मोहनलाल। अंजलि को नाम याद आया। डायरी में लिखा था। ठाकुर का पुराना पार्टनर, जिसे ठाकुर ने धोखे से मरवा दिया था। मेरा भाई मारा गया क्योंकि वो ठाकुर के खिलाफ गवाही देना चाहता था, विक्रम ने पास आकर कहा। वो चिप जमीन पर गिरी थी। उसने यूस उठाया और अंजलि को वापस दे दिया। ये लोग कोई आम गुंडे नहीं थे। विक्रम ने लाशों की तरफ इशारा किया। ये बड़े शहरों से आए थे। उन लोगों ने भेजा था जिनके नाम उस चिप में बैंड हैं। वो लोग अपने राज बचाने के लिए पूरे गांव को जला देते।
तुमने हमें क्यों बचाया? सवित्री ने पूछा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं 30 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कोई आए और ठाकुर की सल्तनत को आग लगा दे। तुमने वो कर दिया जो हम में से कोई नहीं कर पाया। वो बिना कुछ और बोले वापस अंधेरे की तरफ मुड़ गया। रुको, अंजलि ने कहा, तुम्हें बयान देना होगा। विक्रम रुका नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा और तुमने मुझे नहीं देखा। ये लोग अपने आप मरे हैं। और वो रेगिस्तान के अंधेरे में गायब हो गया। सवित्री ने राहत की सांस ली। अंजलि जख्मी थी लेकिन चिप सुरक्षित थी। अब क्या होगा? सवित्री ने पूछा। अंजलि ने मुट्ठी में वो चिप भींच ली। अब हम इन सबको खत्म करेंगे। 3 महीने बाद सवित्री देवी उसी जमीन पर खड़ी थी जहां से सब शुरू हुआ था, लेकिन अब वहां राख नहीं थी। वहां एक छोटा सा सुंदर पक्का मकान खड़ा था। सफ्ट रंग की दीवारें और लाल रंग की चैट। दीपक और मोहन आंगन में नए साइकिल से खेल रहे थे। सुमन बरामदे में बैठकर अपनी नई गुड़िया से खेल रही थी। वो अब खिलखिलाकर हंस रही थी। सवित्री ने आसमान की तरफ देखा। शाम ढल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। पहली बार वो हवा उसे डरावनी नहीं, सुकूनी लग रही थी। सब कुछ बदल गया है। इंस्पेक्टर अंजलि की आवाज आई। वो गेटे से अंदर आ रही थी। उनका हाथ अब ठीक था, बस एक हल्का सा निशान रह गया था। ठाकुर का क्या हुआ? सवित्री ने पूछा। उम्र कैद, अंजलि ने मुस्कुराते हुए बताया। कल ही फैसला आया है। वो अब कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। और वो चिप, उसने कमाल कर दिया। अंजलि ने कुछ अखबार निकालकर सवित्री को दिखाए। हेडलाइंस में बड़े बड़े नाम थे। मंत्री गिरफ्तार, बड़े उद्योगपतियों पर केस दर्ज, बॉर्डर पर तस्करी का नेटवर्क ध्वस्त। वो चिप में सिर्फ कागज नहीं थे, अंजलि ने बताया। उसमें रिकॉर्डिंग्स थी, ठाकुर की आवाज, उन नेताओं की आवाज। सब कुछ साफ था। हमने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। सवित्री ने अखबार देखा। यूं यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी औरत ने इतने बड़े लोगों को हिला दिया। और वो लोग जिन्होंने हमला किया था, वो अब अपनी आजादी बचाने में लगे हैं। अंजलि ने कहा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर के बाहर अभी भी पुलिस रहेगी, लेकिन सिर्फ एहतियात के लिए। तुम आजाद हो सवित्री। अंजलि ने जाने से पहले एक लिफाफा सवित्री को दिया। ये क्या है? ये इनाम है, सरकार की तरफ से, और कुछ पैसा उस ट्रस्ट से जो पीड़ितों की मदद करता है। 5 लाख रुपए हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए। सवित्री की आंखें भर आई। उसने अंजलि का हाथ पकड़कर शुक्रिया अदा किया। जब अंजलि चली गई तो रुक्मिणी खाना लेकर आई। आज रात दावत थी, नए घर की खुशी में। सवित्री आंगन के कोने में गई जहां उसने एक तुलसी का पौधा लगाया था। उसके पास एक छोटी सी पत्थर की पट्टी थी जिस पर लिखा था, शर्मा परिवार की याद में। सवित्री ने वहां एक दिया जलाया। शुक्रिया गीता, उसने हवा में फुसफुसाया। तुम्हारे उस आखिरी सबूत ने हम सबको बचा लिया। दिए की लौ हवा में थरथराई जैसे कोई जवाब दे रहा हो। सवित्री ने पलटकर अपने हंसते हुए बच्चों को देखा। अंधेरा हट चुका था, दार खत्म हो चुका था। वो सवित्री देवी जिसने 5000 में एक भूठा हवेली खरीदी थी, आज अपने असली घर में खड़ी थी। दोस्तों, सवित्री देवी की यह कहानी हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि असली ताकत उनके पास होती है जिनके पास पैसा है, रुतबा है या ठाकुर बलदेव सिंह जैसे हथियार हैं। हम अक्सर अपनी मजबूरी को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन सवित्री ने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसी नेता या गुंडे के पास नहीं, बल्कि एक मां के पास होती है जिसके बच्चे खतरे में हों। हम अंधेरे से डरते हैं, हम सुनसान हवेलियों और पुराने किस्सों से डरते हैं, लेकिन इस कहानी ने हमें बताया कि असली शैतान मिट्टी के नीचे या भूत प्रेतों की दुनिया में नहीं होते। असली शैतान हमारे बीच सेफ्ट कप्तान में इंसानों का भेष लेकर घूमते हैं। सवित्री के पास क्या था? सिर्फ 5000 रुपए, एक टूटा हुआ दिल और 3 छोटे बच्चे। लेकिन उसने 30 साल पुराने एक अपराध के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका। सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी दफा क्यों ना हो, चाहे उस कितने भी सालों तक दबाया क्यों ना जाए, वो किसी दिन जमीन फाड़ कर बाहर आ ही जाती है। जैसे उस रेगिस्तान की रेत ने आखिरकार शर्मा परिवार के राज उगल दिए। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, ये कहानी थी चुप्पी तोड़ने की। जैसे रुक्मिणी काकी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, जैसे गांव वाले आखिरकार एक साथ खड़े हुए। बुराई तभी तक जीतती है जब तक अच्छे लोग चुप रहते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आप भी मानते हैं कि अंत में जीत सच्चाई की ही होनी चाहिए, तो हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बनें।
सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि हम और आप मिलकर ऐसी ही अनकाही और रोमांचक कहानियां दुनिया के सामने लाते रहें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और अंधेरे से डरना बैंड करें, क्योंकि सवेरा बस आने ही वाला है।